नाज़रीन, इस वक्त एक तरफ ईरान और अमेरिका की भरपूर जंग हो रही है, ऑल आउट वॉर इस वक्त हो रही है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी इस वक्त डिबेट ये है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये हासिल की जा रही है, सबसे ज्यादा नजरें इसके ऊपर लगी हैं कि अमेरिका क्या इस जंग को ज्वाइन करने वाला है, क्या अमेरिका ये जंग में बरह रास्त अटैक करने जा रहा है। वैसे तो ये जंग अमेरिका ही की है, अमेरिका ही की ग्रीन लाइट से जंग शुरू हुई है, लेकिन क्या अमेरिका बरह रास्त अपनी फौज जो है वो इसमें शामिल करने जा रहा है। इससे पहले ये एक प्रॉक्सी वॉर है। तो ट्रंप की नज़ीर जो नई स्टेटमेंट्स आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हम और ज्यादा करीब हुए हैं, और उससे लग रहा है कि ये हमला जो है वो होने जा रहा है, और एक नई एरोगेंस का मुजाहरा जो है वो ट्रंप की जानिब से किया गया है। ट्रंप कह रहा है कि इट्स टू लेट फॉर टॉक, और बस अब हमला होने जा रहा है, ठीक है ना, इट्स टू लेट टू टॉक, यानी एक बहुत बड़ी एरोगेंस जो है वो उसका जो मुजाहरा किया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो रशिया की जानिब से इसके बाद जो है वो वार्न किया गया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने बरह रास्त हमला किया ईरान के ऊपर तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो ईरान के अंदर भरपूर तैयारी जारी है, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जमीनी फौज भी तैयार है, क्योंकि अमेरिका का अटैक होगा तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। जो ही अमेरिका का अटैक होगा, शदीद तरीन बॉम्बिंग होगी, किसी भी वक्त अमेरिकी जमीनी फौज जब दाखिल हो जाएगी। तो ईरानियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी तैयार हैं, और उनकी नेवी भी तैयार है, और इराक के अंदर रेजिस्टेंस भी मोबिलाइजेशन कर रही है, और शाम के अंदर भी, और लेबनान के अंदर भी, और यमन के अंदर भी। जारी बात है जंग मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ना कि लेबनान के ऊपर भी बमबारी होगी, अगर हिजबुल्लाह आती है तो लेबनान के ऊपर भी बमबारी होगी। अमेरिका बरह रास्त जब जाकर बॉम्बिंग करेगा तो कितना मुश्किल जो है वो होने वाला है। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ने के सिवा जो है कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं गया है। सरेंडर, देखिए जो सरेंडर होता है ना, सरेंडर तो कोई कमजोर से कमजोर भी नहीं करता है, ठीक है, कमजोर से कमजोर। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हमास है, ये सरेंडर की। और देखे ना कि अमेरिका और इजराइल बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उनके मुज़ाकरात शुरू कहां से होते हैं? सरेंडर से। वो एक ही चीज मुज़ाकरात में रखते हैं कि सरेंडर करो। तो इसलिए अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें नहीं रुक सकी, और आज हम इस मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे खतरनाक तरीन जंग, जो सब चीज भस्म करके रख देगी, उस जंग के अंदर इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं। तो ये तैयारी इधर भरपूर जारी है। दूसरी तरफ अरब फॉरेन मिनिस्टर्स का हंगामी इजलास होने जा रहा है, और अगली बात यह है कि इजराइल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब उनके एयर डिफेंस के हवाले से एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल का एयर डिफेंस जो ऑलरेडी पेनिट्रेटेड हो चुका है, उसको ओवरवेल्म कर लिया गया है, और ईरानी मिसाइल उसको चीरते हुए आगे पहुंच रहे हैं। तो ये जो एयर डिफेंस है ये मुकम्मल तौर पर कितनी देर सस्टेन कर सकता है? तो बस चंद दिन है, ठीक है ना, समझ लें कि एक हफ्ता है कि इजरायली एयर डिफेंस जब उसको सस्टेन कर सकता है। तो एक न्यूक्लियर डायलेमा के अंदर हम चले गए हैं कि आगे क्या होगा, यानी न्यूक्लियर का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि न्यूक्लियर अटैक खुदा न खास्ता वो हो सकता है, और ये फैसले दिनों के अंदर होने हैं। ये कोई लंबी जंग नहीं है, गजा की तरह की ये लंबी जंग नहीं है, दिनों के अंदर जो फैसले होने हैं। हाँ, अमेरिका के अगर फौजें जमीनी फौजें उतर जाती हैं, उसके बाद ये अफगानिस्तान या इराक जैसी एक लंबी जंग हो सकती है, लेकिन जहां तक इसराइल का मामला है ये लंबी जंग वाला मामला नहीं है, चंद दिनों का जो मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है। इसराइल मुसलसल न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना रहा है, अभी तक वहां से रेडिएशन नहीं निकली है, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा है कि वहां से किसी भी वक्त जो रेडिएशन है वो निकल सकती है। तो ये एक बड़ा खतरनाक मामला है। और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, लूटमार की रिपोर्ट्स आज इजराइल के सामने वहां से सामने आ रही हैं, और इससे अंदाजा हुआ है कि इजराइल के अंदर क्योस कितना है। चूंकि टोटल मीडिया ब्लैकआउट है, तो वहां पर जो तबाही है, जो अंदर डिवीजन है, जो अंदर एक आप कह लें कि शिकस्त उनको हुई है, वो इस वक्त इतनी सामने नहीं आ रही। तो ये रिपोर्ट अंदर लूटमार हो रही है, जिन जिन जगहों पर मिसाइल गिर रहे हैं वहां पर लूटमार की जा रही है, यानी ये इजराइल की इस वक्त के अंदर की सूरत है। तो ये कॉलोनी जो है वो शिकस्त खा चुकी है, और मुकम्मल शिकस्त की तरफ बढ़ रही है, जिसको अब या तो सीजफायर करना है, या फिर अमेरिका आकर अटेम्प्ट करेगा कि वो दोबारा से इजराइल की जो हेजेमनी है उसको रिस्टोर करे, ठीक है ना, यानी ईरान को तबाह करने की कोशिश करेगा, इजराइल की हेजेमनी दोबारा रिस्टोर करने के लिए। ये बात वाज़ेह हो गई है, जो एक मिथ थी इजराइल के नाकाबिले तस्खीर होने की, वो ईरान ने उड़ा कर रख दी है, वो बिल्कुल सबको वाज़ेह हो गया है, ठीक है। और कि इजराइल कोई ऐसी एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। उसकी ज़मीनी फौज गजा में शिकस्त खा गई है, उसकी जो फिजाई पावर थी वो ईरान ने उड़ा कर रख दी है। तो अब अमेरिका
अपने नुकसान के ऊपर जो है वो इजराइल को रिस्टोर करने की, उसकी हेजेमनी रिस्टोर करने की, अटेम्प्ट करने की किसी भी वक्त जा रहा है, फैसला करने जा रहा है। तो ये इस बारे में देखते हैं। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों से सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हुई है जब ट्रंप के ट्वीट आना शुरू हुए। पहले उसने कहा कि इवैक्यूएशन हो जानी चाहिए तेहरान से, जो कि इतना ये तकब्बुर के ऊपर और बदमाशी के ऊपर मबनी बयान था कि अंदाजा भी आप नहीं कर सकते। 10 मिलियन लोगों का एक शहर, उसको कहा जा रहा है खाली करें। उसके बाद इसने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। उससे दुनिया और ज्यादा खतरे की तरफ चली गई कि मतलब ये अमेरिका क्या। और फिर सुप्रीम लीडर को जो थ्रेट किया गया, अभी कुछ देर पहले एक तीसरा ट्वीट आया है इसी तनाजुर में। तो अब इस तीसरे ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि हम 99% पहुंच गए हैं कि हमला होने जा रहा है। इस खतरात तक जब हम पहुंच गए, और जो ट्रंप ने जुबान एक बार फिर इस्तेमाल की है, वो साम्राज्य की उस बदमाशी का मुंह बोलता सबूत है कि वो इखलाकी और जो इंटरनेशनल लॉ और उस सारा लिबादा जो है उसको साइड पर रखते हुए बिल्कुल एक खुली बदमाशी के ऊपर उतर आया है कि वह दुनिया को बस अपने कदमों में झुकाना चाहता है। सारी दुनिया जो है वो उसके कदमों के अंदर झुकना होगा। इस तरह की बदमाशी, इस तरह की लैंग्वेज ये इस वक्त अमेरिकी सदर की जानिब से वो इस्तेमाल की जा रही है। मैं आपके सामने ये ट्वीट रखूंगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। राइटर, ईरान लीडर्स रिजेक्ट ट्रंप डिमांड फॉर सरेंडर, ट्रंप सेज पेशेंस हैज रन आउट। यानी मैंने आपको बताया कि 99% जो है वो हम करीब पहुंच गए हैं हमला होने। 99% 100% हो गया। तो ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ये बयान जारी किया कि हमारा सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया। भाई, तुम्हारा सब्र का पैमाना, जिसने जंग छेड़ी है उसके सब्र का पैमाना लिबरेज, तो अब और क्या करना है ईरान के साथ। ब्लूमबर्ग, ट्रंप सेज ईरान मिस्ड चांस फॉर डील। वही तकबरान कि मैंने तो इनको बड़े मौके दिए था, मिस्ड चांस फॉर डील। ट्रंप सेज इट इज रियली लेट फॉर ईरान टू बिगेन टॉक्स आफ्टर गेटिंग द हेल बीटन आउट ऑफ देम। डिक्शनरी इसकी महदूद सी है, 50, 60, 70 इसके पास अल्फाज हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब, हेल, ये इस तरह के अल्फाज हैं। ये अभी आप देखें ना, इजराइल हमले कर रहा था, सिविलियन शहीद हो रहे थे, और ये कह रहा है कि इजराइल इज डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है ना, उसकी वही डिक्शनरी है जो चाहे दुनिया का जितना भी ट्रेजिक मामला क्यों ना हो, उसने वहां पर वही इस्तेमाल करने। ठीक है, तो बात यह है कि वो कह रहा है कि बड़ी लेट हो चुकी है मुज़ाकरात के लिए और टॉक करने के लिए। ठीक है, एक तो ये इसने इंप्रेशन देने की कोशिश किया कि ईरान ने हमें आकर कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहा है कि अब मुज़ाकरात के लिए देर हो चुकी है, रियली लेट टू टॉक। एक तो यह कि ईरान ने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कोई वो निगोशिएशन करने जा रहे हैं, कोई सरेंडर होने वाला है, ऐसा उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। एक तो ये अपनी तरफ से इंप्रेशन डाल रहा है कि ईरान बस अब झुक गया है और वो हमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन हम उनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो साथ कह रहा है कि पेशेंस हैज रन आउट, यानी वो बिल्कुल अब तीसरा ये मैसेज है कि हमला बस होने जा रहा है। ट्रंप सेज ईरान मेड वेरी लेट व्हाइट हाउस रिक्वेस्ट। Trump, Iran proposed White House meeting, but it's very late for talks. मतलब बिल्कुल वाज़ेह कि हमला होने जा रहा है। Trump says it's literally late for Iran to begin talks. Trump on possibility of Iran strikes. I may do it, I may not do it. Cannot say whether US will strike Iran. Iran has a lot of trouble. Iran wants to negotiate. Iran should have negotiated. अनकंडीशनल सरेंडर मीन आई हैव हैड इट। अब उसने दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, और उस पर उसने कहा है कि मैंने तो ये हासिल भी कर लिया है। तो मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और नेतन्याहू ने ट्वीट किया है कि मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। ठीक है, और नेतन्याहू की इस वक्त मीटिंग भी हो रही है कैबिनेट की। और बरतानिया से ये खबर सामने आ रही है कि बरतानिया भी, चूंकि वो भी अपने फाइटर जेट्स और डिफरेंट जो एसेट्स हैं वो यहां पर शिफ्ट कर रहा है, तो बरतानिया में इस वक्त मीटिंग जारी है, फाइनल मीटिंग जारी है कि क्या बरतानिया जो है वो भी अमेरिका के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है। ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, इन सब की बेसिस को हम निशाना बनाएंगे। ठीक है, तो बरतानिया, फ्रांस तो पीछे हट गया, तो बरतानिया जो है वो हतमी मीटिंग कर रहा है कि क्या वो भी मिलकर अटैक करने जा रहा है या नहीं। तो आप जरा अंदाजा करें, और जर्मनी की भी सपोर्ट इनको हासिल है। एक तरफ ईरान है, इकलौता ईरान, उधर इसराइल बरह रास्त, अमेरिका बरह रास्त, बरतानिया बरह रास्त। ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी पावर जो है वो एक ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आ रही हैं। एक हमला कर चुकी है जिसको मुंह तोड़ जवाब मिला है,
अब वो अमेरिका और बरतानिया जब वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, ईरान को निशाने इबरत बनाने की कोशिश है ताकि बाकियों को भी बताया जा सके कि वो भी सारे अनकंडीशनल सरेंडर करें। तो इस तरह हम एक डेंजरस तरीन उस घड़ी, जैसे रशिया ने कहा कि मिलीमीटर अवे हैं, बस वो वाली सूरत हाल है। और अब यहां से क्या हम रिवर्स हो सकेंगे? आई सी इट वेरी डिफिकल्ट, कि अब बड़ा मुश्किल है कि हम क्या यहां से कोई बेहतरी या रिवर्स या डी एस्केलेशन की तरफ जा सकेंगे। मुझे ये बड़ा जो है वो मुश्किल लग रहा है। और दूसरा, न्यूक्लियर डायलेमा के अंदर हम फंस गए। अब न्यूक्लियर डायलेमा क्या है कि मतलब न्यूक्लियर के इस्तेमाल होने के खतरात बहुत ज्यादा हैं। वो कैसे है, मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। रशिया की जानिब से वार्न किया गया है ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद। पिछले 48 घंटों में ये जो तीनों उसके स्टेटमेंट्स आई हैं, तीनों के बाद दुनिया हिल गई है। और इसमें तो बिल्कुल वाजे हो चुका है कि तो रशिया ने वार्न किया है इस स्टेटमेंट के बाद। रशिया वार्न्स ऑफ डायरेक्ट यूएस मिलिट्री हेल्प टू इजराइल अमिड वॉर ऑन ईरान। एनी यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल इज अ स्टेप टुवर्ड रेडिकल डिस्टेबलाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर नहीं हो सकी थी। एफएसबी, ये रशिया की एक वन ऑफ द टॉप स्पाई एजेंसी है, उसके जो चीफ है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। और ये जो आज रशिया बात कर रहा ना कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, रेडिकल डिस्टेबलाइजेशन, यानी रेडिकल का लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब मुख्तलिफ तंजीमें उठ खड़ी होंगी। इस हमले से पहले, आज से कोई 15 दिन पहले, ये रशिया के जो स्पाई चीफ हैं, उन्होंने ये बात की थी। और उस वक्त मेरे लिए बड़ा हैरान था उसको कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें जन्म लेंगी और दाइश दोबारा से री इमर्ज कर सकती है। और उन्होंने कहा था कि दोबारा से रेडिकल उसकी तरफ धकेला जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि ये लावा जो है वो सेंट्रल एशिया तक फैलेगा, मिडिल ईस्ट से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक फैलेगा और अफ्रीका भी इसकी लपेट के अंदर आएगा। ये उन्होंने बात की थी। और आज मुझे वो बात जो है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखें ना कि गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी। मिसाल के तौर पर ईरान है, ईरान की अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर यहां पर तंजीमों का राज होगा, ठीक है ना। यहां पर दाइश आएगी, अफगानिस्तान के अंदर दाइश मौजूद है, ईरान के अंदर वो पनपते रहते हैं इसराइल की मदद के साथ। तो फिर सीरिया है वो ऑलरेडी स्टेबलाइज नहीं है, इराक कौन सा स्टेबलाइज है, तो अफ्रीका के अंदर जो तो ये जो उन्होंने बात की थी आज हमें, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सबके लिए बड़ी तबाही जो लेकर आ सकता है। इसलिए ये कैसी जंग होगी कि अगर इसराइल और अमेरिका इनको शिकस्त होती है तो दुनिया को निजात मिलेगी, अगर इसमें वो जीत जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी तबाही जो है वो सबके लिए आ रही है। अच्छा, अरब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी हंगामी मीटिंग की इस वक्त तैयारी की जा रही है। इराक कॉल्स फॉर अरब्स फॉरेन मिनिस्टर्स इमरजेंसी मीटिंग अमिड राइजिंग टेंशंस। बिल्कुल आखिरी इस वक्त घड़ियां हैं अमेरिका के हमले से पहले। और ईरान ने ये कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कोई डेलीगेशन ओमान नहीं गया। इससे पहले खबर आ रही थी कि ओमान डेलीगेशन गया, तो उन्होंने कहा हमारा कोई डेलीगेशन नहीं गया। तो ना ही अमेरिका से कोई ऐसी बात हो रही है। ट्रम्प ये इंप्रेशन दे रहा है कि हमें ईरान अप्रोच कर रहा है, कोई ईरान ने अप्रोच नहीं किया। अप्रोच तो वो हमेशा से करते हैं, मतलब वो टॉक्स अमेरिका के साथ कर रहे थे, उनके ऊपर हमला जो है वो हो गया। अच्छा, अब नाज़रीन, इजराइल ने हमला किया है जो फर्दो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अभी उन्होंने अटैक किया है, और वो बहुत ज्यादा बॉम्बिंग दीगर प्लांट्स के ऊपर भी कर रहे हैं, दीगर फैसिलिटीज के ऊपर भी कर रहे हैं न्यूक्लियर। और अभी खबर ये आ रही है कि वो फर्दो प्लांट के ऊपर लार्ज स्केल अटैक करने जा रहे हैं। तो इससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि यहां से रेडिएशन जब वो लीक हो सकती है। इसके IAEA, तमाम रीजनल कंट्रीज, कतर खास तौर पर और रशिया, इन सब की जानिब से वार्निंग आई है। द इजरायली आर्मी रिसेंटली अटैक्ड द फर्दो एरिया which contains major nuclear facilities in Iran. A full-scale attack on Fordo will be launched, and we are considering various options for the implementation, including air strikes. एक तरफ तो अमेरिका है ना कि अगर वो अटैक करता है तो वो GBU जो बॉम्ब है वो यहां पर गिराएगा, और उससे पहले इजराइल खुद ये कह रहा है कि वो भी लार्ज स्केल अटैक्स फर्दो के ऊपर करने जा रहा है। तो पूरे रीजन के अंदर और बाकी साउथ एशिया, मतलब साथ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सारे मालिक भी खौफजदा हैं। ऊपर जो सेंट्रल एशिया वाले हैं वो भी खौफजदा हैं, ऊपर अजरबैजान, ये सब के साथ बॉर्डर्स लगते हैं ना, और टर्की। तो ये रेडिएशन जो है वो, क्योंकि एक प्लांट तो नहीं है उनका, तो ये रेडिएशन कहां तक जो वो फैल सकती है, ये बड़ा इस वक्त खतरनाक मामला है। और दूसरी बात ये कि ये जो न्यूक्लियर का मामला होता है ना, यानी ये न्यूक्लियर के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे
तो ये फिर भी गारंटेड नहीं होगा कि ईरान जो है वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी ऐसी यूरेनियम हो कि वो इनरिच कर चुके हों, तो वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कोई सर्टेनिटी नहीं होगी कि इतनी बॉम्बिंग के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब वो तबाह हो गया। तो ये जो रास्ता इन्होंने लिया है वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही और जंग को फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसराइल के अंदर इस वक्त मैसिव लॉसेस हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। और यही अब इसराइल को भी मसला है और अमेरिका को भी मसला है कि उन्होंने जल्द से जल्द फैसला करना है, या जंग रोकनी है, या फिर अमेरिका इस ताकत के साथ आना चाहता है कि ईरान को इस तरह तबाह किया जाए कि एक मिसाइल भी इसराइल के ऊपर फायर ना हो सके, क्योंकि वो तबाह हो रहे हैं। इसराइल इस वक्त तबाह हो रहा है और वो सस्टेन नहीं कर सकता। मैं पहले तो एक हेडलाइन देखिए, लूटिंग सर्ज इन इसराइल एज ईरानियन एयर स्ट्राइक्स एक्सपोज इंटरनल क्योश। Amid escalating Iranian missile strikes, Israeli authorities are battling a surge in looting across Israel. बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है लूटमार के अंदर, मतलब जहां पर अटैक होता है, अगर स्टोर्स हैं या जो भी डैमेजिंग साइट्स हैं वहां पर लूटमार जो है शुरू हो जाए। ये इसराइल के अंदर की इस वक्त हालत है। हाईलाइटिंग इंटरनल अनरेस्ट, ये आज बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि इसराइल के अंदर ये हालात है। एंड ग्रोइंग सिक्योरिटी फेलियर्स, ये पूरा इसराइल जो है वो यानी कि कॉलोनी जो है वो पूरा कोलैप्स कर सकता है, इसका पूरा ढांचा जो है वो कोलैप्स कर, यानी इसराइल की कोई ज्यादा आबादी भी नहीं है और वहां पर लूट मार शुरू हो गई है। अब आप देखना गजा में थोड़ी सी ये एड भेजते थे और वहां पर क्या हालात होते, अब इसराइल के अंदर लूट मार शुरू हो गई, तो ये पूरा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। इसलिए जो भी होना है ये बहुत अभी चंद घंटों के अंदर या एक दो दिन के अंदर अंदर होना है। इसके साथ अगली बात यह है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस है जो ऑलरेडी ओवरवेल्म हो चुका है, बहुत कंप्रोमाइज हो चुका है, वो मुकम्मल तौर पर फारिग होने जा रहा है। अभी जो ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है नाज़रीन, उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि जो ईरान एक तो मिसाइल बढ़ाता चला जा रहा है, और अब जैसे उसने फतह और खैबर शिकन ये सारे मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और फतह 2 भी अभी उनके पास है, और अभी वो ड्रोन्स फायर करने जा रहे हैं, लाखों ड्रोन्स उनके पास हैं। तो जो इसराइल का एयर डिफेंस है वो सस्टेन नहीं कर सकता। जो नंबर्स उन्होंने बताया है कि मैक्सिमम इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो 10 दिन सस्टेन कर सकता है, उसके पास बस इतनी ही सप्लाई है, क्योंकि वहां से जो ब्लिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं उससे इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो ज्यादा खर्च हो रहे हैं, 2 इंटरसेप्टर मिसाइल खर्च होते हैं, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो अनबियरेबल है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक इंटरसेप्टर जो फायर होता है उसकी 3 मिलियन कॉस्ट है, $3 मिलियन। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर भी फायर करना पड़ते हैं। तो अगर 200 मिसाइल आ रहे हैं या 100 मिसाइल आ रहा है तो आप कह लें कि उसका जो खर्च है वो $300 मिलियन है। अगर 100 बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, अगर 200 आ रहा है तो $600 मिलियन है। तो $3 मिलियन एक इंटरसेप्टर के, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सिर्फ इंटरसेप्शन की प्राइस है, बाकी तो जंग के खर्चे अलग है ना, तो इकोनॉमिक और पीछे स्टॉक भी नहीं है। तो इसलिए यानी कि इसराइल को लंबी जंग ईरान के साथ नहीं लड़ सकता है, और जब ये इनका एयर डिफेंस फारिग हो जाएगा तो फिर ईरान के जो मिसाइल आकर बरसेंगे वो तो बिल्कुल ही मतलब जहां पर आगे 100% जाकर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। अब अगर वो 30% कर रहे हैं या 50% कर रहे हैं तो वो 100% करेंगे, तो कितनी तबाही वहां पर आने वाली है। इसराइली मिसाइल डिफेंस एट रिस्क ऑफ कोलैप्स इन कमिंग डेज, वाशिंगटन पोस्ट। बिल्कुल इसराइली एयर डिफेंस जो कोलैप्स होने जा रहा है। इजराइल्स मिसाइल डिफेंस कुड फेल विद इन डेज, लंबी बात नहीं है, विद इन डेज, अंडर सस्टेन्ड ईरानियन अटैक्स। अगर ईरानी हमले इसी तरह से जारी हैं तो मैक्सिमम ये चंद दिनों के बाद है, 10 दिन। एट कॉस्ट स्काई रॉकेट्स, और जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, स्काई रॉकेट हो रही है। एंड द इंटरसेप्टर सप्लाईज डिविंडल, इंटरसेप्टर स्टोरेज कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है। A long war of attrition between Israel and Iran may not be sustainable for Tel Aviv. Tel Aviv तेहरान के साथ एक लंबी जंग नहीं लड़ सकता, यह बात आज वाशिंगटन पोस्ट ने लिख दी है। तो ये शिकस्त खा चुकी है ये एंटिटी और मुकम्मल कोलैप्स की तरह अंदर लूट मार शुरू हो गई है। और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, मुसाद का हेडक्वार्टर उन्होंने उड़ा दिया है, बंदरगाहें उड़ा दी हैं, बेसेस उड़ा दिए हैं, F-35 गिर रहे हैं। तो ये चंद दिनों के अंदर अंदर बुरकस निकल जाएगा मुकम्मल तौर पर इसराइल का। इसलिए अमेरिका के दौड़े लगे, चलो 10 दिन तो लड़ने दे, 10 दिन तो जरा 2-2 हाथ कर लें, तो इसलिए उनकी वहां पर दौड़े लगी हुई हैं। द सिस्टम इज ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, हाई कॉस्ट ऑफ BMD नेसेसिटीज क्विक टू एंड द वॉर। बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द जंग को खत्म किया जाए या फिर ईरान जो है वो उसके मिसाइल खत्म हो जाए।
The economic strain of defending against Iran's heavy missile barrage is also becoming unattainable. अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये जो आयरन डोम है और उधर से बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऐसे ही है कि एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल है और उससे गोलियां चलाई जाएं। एक जो फ्रेट ट्रेन है, जो वो बड़ी और वो जो सामान लेकर आती है, वो फ्रेट ट्रेन, उसके बाद 9 मिलीमीटर की पिस्टल की गोलियां चलाई जाए तो फ्रेट ट्रेन को क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आयरन डोम वर्सेस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, उनका भी फर्क ऐसे ही है। आयरन डोम फारिग हो चुका है और वहां से जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल अब आना शुरू हो गए, तो इंपॉसिबल है उनको रोकना। विदाउट अर्जेंट सप्लाई और डायरेक्ट यूएस मिलिट्री सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात, कि या तो ठीक है ना, अमेरिका आ जाए और ऐसे आए कि ईरान तबाह हो जाए, वहां से एक मिसाइल भी ना आए। इसराइल में ओनली बी एबल टू सस्टेन इट्स करंट लेवल ऑफ मिसाइल डिफेंस फॉर अनदर 10 to 12 डेज। बस इतने ही दिन है, इससे ज्यादा दिन इसराइल के पास नहीं है। और आखिरी बात, ईरान का ये जो सस्टेन बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर करते चले जा रहे हैं, ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, लेकिन आज से 8 से 10 दिनों के बाद क्या सूरत हाल होगी। ये जो मल्टीलेयर शील्ड है ये मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देगा ईरान, यानी बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन जो है वो उनके लिए नहीं बचेगी। जैसे लेबनान है ना, वैसे इजराइल हो जाएगा कि बस मिसाइल आ रहे हैं तो उनको रोक कोई नहीं सकता। जैसे यमन है तो उनके पास कोई अच्छा एयर डिफेंस तो नहीं है, तो इजराइल भी वैसे मतलब बिल्कुल उनका एयर डिफेंस जो फारिग हो जाएगा। तो इसलिए ये मामला जो है वो बहुत खराब है। और मतलब चंद दिनों की अब ये बात है, चंद घंटों की बात है, या आज रात भी हम कोई ऐसा मतलब चंद मिलीमीटर के ऊपर खड़े हुए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। लेकिन अभी तक हम वहां पर हैं कि अभी मामला को रोका जा सकता है, लेकिन अमेरिकन हमले के बाद ये फिर मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।